अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग जहाँ भी हैं और हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं खुश हैं, अच्छी सेहत में हैं। और इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को किसी भी किस्म के हादसे और सानिहात से महफूज रखे, आमीन। जनाब, चांदी की ठंडक, शबनम की तरावट, बुलबुल का नगमा, कोयल की कूक, गुलाब के फूलों की खुशबू, जमीन की सूंधी महक, सुबह का नूर और आफताब की तमाज़त, अल्लाह ताला ने इन सारे लवाजमात को इकट्ठा किया और माँ की ममता बना दी और माँ को हमेशा के लिए अमर कर दिया। उसकी मोहब्बत जो कि लाजवाल है, जो कि बेलौस है, बेगर्ज है, जो कि हर वक्त अपनी औलाद के लिए कुर्बान होने को तैयार रहती है, ऐसी होती है ममता। जब अल्लाह ताला ने भी अपनी मोहब्बत की मिसाल देनी थी तो उसने माँ की मोहब्बत की मिसाल दी कि मैं तुम्हें 70 माँओं से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ या उससे भी मोहब्बत करता हूँ। लेकिन हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे दिल खराश वाक़यात रूनुमा होते हैं जिसे देखकर इंसान की रूह कांप जाती है। और ऐसा ही एक हादसा, ऐसा ही एक सानेहा, ऐसा ही एक वाक़या रिसेंटली हुआ रावलपिंडी के एक निजी हॉस्पिटल में, जहां पर एक माँ ने अपनी ममता का गला घोटने की कोशिश की, अपने 8 माह के लख्ते जिगर को, अपनी औलाद को जान से मार डालने की कोशिश की। डॉक्टर्स और नर्सेस की बरवक्त एक्टिव होने की वजह से और ये बच्चा जो है वो बच गया, खुदा का करम हुआ, इस बच्चे को नई ज़िंदगी मिल गई। एक्चुअली में ये वाक़या किस तरह से पेश आया, मैं ये वीडियो तो आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं उन तमाम अफराद को कहना चाहूँगी कि जिनका दिल थोड़ा सा कमज़ोर है वो ये वीडियो देखने से गुरेज करें। बाकी तमाम लोगों के लिए जनाब ये वीडियो प्लीज़ प्ले कीजिएगा। अपनी माँ की ममता में, उसकी गोद में सुकून की नींद सोता है और माँ ने अपने ममता के आंचल में अपने बच्चे को हमेशा के लिए सुलाने की कोशिश की, बच्चे का दम घोटने की कोशिश की, बच्चे का सांस ख़त्म करने की, बंद करने की कोशिश की जा रही है। कैमरे की आंख में ये सारा मंजर जो है जनाब वो महफूज हो चुका है। सीसीटीवी फुटेज जो है वो हॉस्पिटल की, उसमें ये सारा मंजर सामने आया है और बच्चा किस तरीके से तड़प रहा है, अपनी बोल नहीं सकता, लेकिन यकीनी तौर पर उसने माँ से फरियाद की होगी। और आप देखें, टांगे मारने की वीडियो, हाथ पैर चलाने की वीडियो, बच्चे की तड़प की वीडियो आप इस देख सकते हैं, इस मंजर में देख सकते हैं। नहायत ही खौफनाक मेरे ख्याल से और दिल खराश मंजर है, खासकर उन तमाम लोगों के लिए जो वालिदैन है, जो माँ बाप है, वो ये समझ सकते हैं कि अगर बच्चे को एक छोटी सी तकलीफ भी आ जाए तो माँ बाप पर क्या गुजरती है। खातून को शायद महसूस हुआ है कि बच्चे ने जो है वो दम तोड़ दिया है, लेकिन अल्लाह का करम ये हुआ जिसने उसको, जिसकी ज़िंदगी रखी हो। तो जनाब ये वीडियो आप देख सकते हैं। कोई माँ भी इस तरीके से कर सकती है? आई एम श्योर कि आप तमाम लोगों के जहन में ये सवाल आ रहे होंगे और बहुत ही दिल खराश एक मंजर है। 8 माह का बच्चा है, सिर्फ और सिर्फ 8 माह इसकी उम्र बताई जा रही है और हॉस्पिटल में रावलपिंडी के ये, अब आप देखिए, ये फौरी तौर पर नर्सेज आई हैं, सीसीटीवी फुटेज में कैमरे की देखा गया है, इस खातून को जो है वो हिरासत में लिया गया है, बच्चे को जो है वो इस माँ से महफूज किया गया है। बाकायदा पुलिस तक ये बात पहुंची और पुलिस केस बना है और जो है इसका खामन, उसका भी बाद में इस औरत के शौहर का स्टेटमेंट भी सामने आया। बच्चे को जो है वो माँ से फौरी तौर पर छीन लिया गया, ले लिया गया, बचा लिया गया। अल्लाह ताला ने इस बच्चे को कहा जाए अगर नई जिंदगी दी तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। बच्चा जलवाब इस वक्त जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले है, वहां पर बिल्कुल महफूज है। ये पूरा मामला एक्चुअली क्या हुआ, ये मनाजर एक्चुअली जो हमने आपको इस वक्त दिखाए हैं, जो हाथ हैं, वो अब हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे जो न्यूज रिपोर्टर है न्यू न्यूज के खालिद चौधरी, उनसे जानते हैं। खालिद, मुझे बताइएगा, ये खातून जिसका नाम सोनिया बताया जा रहा है, इसने अपने बच्चे को जान से मार डालने की कोशिश की,
खावंद की स्टेटमेंट सामने आती है। पहली स्टेटमेंट खावंद ये कहता है कि जो उसकी बीवी है, जो सोनिया है, वो ज़हनी मरीजा है। मुझे बताइएगा, ये जो खातून है, क्या ये वाकई ज़हनी मरीजा है या सिर्फ उसने ड्रामा रचाया है ज़हनी मरीजा होने का? हाँ जी, बिल्कुल। जो उसके खामन ने बताया है, पुलिस को बयान दिया था, उसके मुताबिक इस खातून का, इनका पहले भी एक बच्चा था जो 9 साल तक जेर इलाज रहने के बाद जो है इस दुनिया से जाने फानी से कूच कर गया था। खातून इंतहाई डिप्रेशन का शिकार थी और ज़हनी दबाव का शिकार थी। और इस बच्चे के बाद जब इस बच्चे के बारे में मालूम हुआ कि ये भी दिल के मर्ज में मुब्तला है और RIC में ये जेर इलाज रहा है, तो खातून इस बिना पर जो है शदीद ज़हनी दबाव का शिकार थी। ये कहना था इसके खावंद का जब थाना वारिस खान पुलिस उन्होंने खालिद ज़हनी दबाव का शिकार थी या ज़हनी मरीजा थी? दोनों बातों में बहुत फर्क है। जी, आपका कहना दुरुस्त है, लेकिन पहले बच्चे के हवाले से जो उसके खावंद ने बताया, उसके नतीजे में न सिर्फ वो ज़हनी दबाव का शिकार थी इस बच्चे के हवाले से, और पहले बच्चे के हवाले से जो वाकया पेश आया था उस हवाले से वो वाकयातन कहा जा सकता है कि वो ज़हनी मरीजा बन चुकी थी। अच्छा, तो इस वक्त जो है वो क्या जो है वो कार्रवाई की जा रही है? इस वक्त पुलिस भी चूंकि पूरे मामले में इन्वॉल्व है, बच्चा भी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले है, तो इस वक्त सिचुएशन एक्चुअली क्या है? जी, मीडिया पर खबरें आने के बाद मामला क्योंकि बहुत ऊपर चला गया था, जिस पर CPO रावलपिंडी मोहम्मद एहसन यूनुस ने वाकया का नोटिस लिया था और मुतलका थाना को हिदायत की थी कि वो अपनी ही मुद्दत में इस वाकये के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे। जब गुज़श्ता रात इस हवाले से मुकदमा दर्ज किया गया तो इसमें अक़दाम कत्ल यानी कि 324 की दिफा लगाई गई है और ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ताहम खातून सोनिया बीबी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। यहाँ ये भी बता दूं कि खातून सोनिया जो है ये मंगला मीरपुर आजाद कश्मीर की रहायशी है और इनका बच्चा अभी भी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की तहवील में है और RIC में जेरे इलाज है। अच्छा, ये बताइएगा, 8 माह का बच्चा है, 8 माह इसकी उम्र बताई जा रही है। खालिद, पहली मर्तबा क्या इस खातून ने बच्चे की जान लेने की कोशिश की है या उससे पहले भी इस तरह की अटेम्प्ट कर चुकी हैं ये खातून? जी, जब पुलिस को बयान दिया था तो पुलिस ने इस हवाले से उनसे सवाल किया था तो उनका कहना था कि इससे पहले ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जब से ये बच्चा यहाँ पर जेरे इलाज है और वो पुराने पस मंजर में देखते हुए माँ इंतहाई ज़हनी दबाव का शिकार थी और वो इस बच्चे के दिल के मर्ज में मुब्तला होने से शदीद परेशान भी थी और पुराने वाकयात को देखते हुए कुछ नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने ये तरह की जो है वो खातून, जो सोनिया नामी खातून है, इसके क्या कोई टेस्ट भी करवाए जाएंगे किसी साइकाट्रिस्ट से या किसी साइकोलॉजिस्ट से भी, ताकि ये बात प्रूवन हो? अदरवाइज तो इट्स अ क्राइम, ये तो फिर एक क्रिमिनल एक्टिविटी बन जाएगी जब तक ये बात साबित नहीं हो जाती है कि ये खातून वाकई में ज़हनी मरीजा है या फिर एक पूरा प्लान किया गया मियां बीवी की जानिब से। जी, बिल्कुल। इस हवाले से हमारी पुलिस जराये से बात हुई तो उनका कहना था कि इसका एक मुकम्मल प्रोसेस कराया जाएगा, जबकि साइकेट्रिस्ट में दीगर जो हैं जराये उनसे इस अमर की तस्दीक की जाएगी कि आया खातून वाकईतन ज़हनी मरीजा हैं या उन्हें कोई ज़हनी मसला है जिसकी बिना पर उन्होंने ये इंतहाई इक़दाम उठाया और अपने मासूम बच्चे का गला दबाने की कोशिश की। ताहम यहाँ ये एक बात बड़ी अच्छी है कि RIC में CCTV कैमरों की मौसर मॉनिटरिंग की बिना पर ये वाकया फौरी तौर पर जो है सामने आया और मुतलका अमले ने इस पर फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए बच्चे को न सिर्फ तहवील में लिया बल्कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को भी बताया और जो पुलिस यहाँ पर मुतलका चौकी में मौजूद होती है उन्हें भी आगाह किया, जिसके बाद ये सारा वाकया जो है मंजर-ए-आम पर आया और इस पर तमाम अदारों ने कार्रवाई की। ठीक है खालिद चौधरी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें पूरे वाक़े से मुतल्लिक तफसीली तौर पर अपडेट किया। देखना यह है कि अब मजीद इसके अंदर जो है वो जो मामला है वो किस तरह से आगे बढ़ता है और जो खातून है क्या वो वाक़ई अभी फिलहाल एक सवालिया निशान है। कोई भी बात अभी इस वक्त तक फिलहाल प्रूवन नहीं है। जनाब ब्रेक की जाने बढ़े, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बच्चा इस वक्त चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले है और वहां पर फर्दर जो है वो क्या सिलसिला है पूरा, इस पर हम डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। चेयरपर्सन सारा अहमद हमारे साथ मौजूद होंगी। आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक स्टे विद अस।
वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और जैसे कि ब्रेक से पहले हम जिक्र कर रहे थे कि रावलपिंडी के निजी अस्पताल में जो एक निहायत ही दिलखराश और अफसोसनाक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया, जहां पर सगी मां ने, याद रखें सौतेली नहीं बल्कि सगी मां ने अपने 8 माह के बच्चे को जान से मार डालने की कोशिश की। अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज में जब ये सारा मंजर सामने आया तो अस्पताल की जो इंतजामिया है उन्होंने बर वक्त एक्शन लेते हुए फौरी तौर पर बच्चे की जान बचा ली। मैं एक मर्तबा आप तमाम लोगों को ये वीडियो दिखाना चाहूंगी। कमजोर दिल अफराद ये वीडियो देखने से गुरेज करें। जी वीडियो प्ले कीजिएगा। यही वो मंजर है जो हमने ब्रेक से पहले भी आपको दिखाया, जहां पर इस वक्त मां ने जो है बच्चे के चेहरे को मुंह दुपट्टे से ढांप रखा है और मुसलसल सांस उसका घोट रही है। ये वीडियो खासी वायरल हुई है, सोशल मीडिया पर भी बड़ी चर्चा बनी है। इस खातून के खिलाफ मुकदमा भी मेरे ख्याल से दर्ज किया गया। खावंद की जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो भी सामने आई है। खावंद का, शौहर का कहना है, इस बच्चे के वालिद का कहना है कि जो खातून है जिसका नाम सोनिया बताया जा रहा है ये ज़हनी मरीजा है। ताहम मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। अस्पताल इंतजामिया ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए बच्चे की जान बचा ली। जब बच्चा तड़प रहा था उसी वक्त नर्सेज यहां पर पहुंची मौके पर और बच्चे को मां से लिया गया। बच्चा इस वक्त चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले है, बिल्कुल ठीक ठाक है, सेफ एंड सिक्योर है। इसी हवाले से जनाब हम बात करेंगे जो हमारे सीएम पंजाब चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन सारा अहमद साहिबा हमारे साथ मौजूद है और आपको प्रोग्राम में हम खुशामदीद भी कहते हैं। सारा साहिबा, मुझे बताइएगा, ये एक अजीब नौयत का वाकया पेश आया है इस रावलपिंडी के निजी अस्पताल में। सबसे पहले तो मैं आपसे माँ के इस अजब किरदार पर कमेंट लेना चाहूंगी। बहुत सबसे पहले तो मैं इसको बहुत डैम करूँ क्योंकि ये हमारी सोसाइटी की अक्कासी करते हैं ऐसे वाकयात जब आते हैं। और एक माँ, मेरे लिए खुद आई कांट अंडरस्टैंड कि एक माँ जो है वो खुद किस तरह अपने सगे बच्चे को एक उसके ऊपर मर्डर अटेम्प्ट किस तरह कर सकती है। तो एक जो एज अ मदर जो फीलिंग है वो तो इट्स आई कांट एक्सप्लेन इट, मतलब इट्स बियॉन्ड यू नो माय अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन कि ये कैसे कोई कर सकता है। और अब जो उसने क्यों किया, वो ज़हनी मरीजा थी या वो यू नो उसको साइकोलॉजिकल इश्यूज थे या उनको कोई माली इश्यूज थे, अपने हस्बैंड के साथ इश्यूज थे, वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन डिस्पाइट एनीथिंग, मतलब ये तो इतना मतलब मॉरली और सोशली एथिकली कितनी गलत एक हरकत है कि कोई अपने बच्चे को जो है वो कत्ल करने की कोशिश करे। इसको मैं कंडेम करूंगी। और मैं तो हम आगाही जो रेस करते हैं, आपने देखा होगा, वी ऑलवेज ट्राई टू स्प्रेड दिस मैसेज कि अपने बच्चों के साथ शफकत से पेश आए, उनके साथ चीजें शेयर करें, वो आपको बता सके, उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें, ताकि वो जो चाइल्ड अब्यूज के भी वाकयात होते हैं वो भी पेश ना आए कि बच्चे अगर माँ बाप का शेयर करें कि इंसिडेंट रिपोर्ट हो। तो ये बात तो शॉकिंग कि हम कहते हैं बच्चे के साथ शफकत से पेश हो और यहाँ पे एक माँ जो है वो खुद कत्ल कर रही थी बच्चे का। सारा जी, अभी चूंकि इनिशियली है केस की इन्वेस्टिगेशन भी यकीनी तौर पे होगी क्योंकि बिकॉज इट्स अ क्रिमिनल एक्ट। अगर खातून जो है वो जहनी मरीजा नहीं है, कड़ी से कड़ी मिलेगी तो मामलात मजीद खुलेंगे। आपको अभी इनिशियली क्या लग रहा है कि क्या हुआ होगा, चूंकि बच्चे की जो तबीयत है, जो हालत है, उसकी जो सेहत है, उसके हवाले से भी जो खबरें सामने आ रही है कि बच्चा जो है वो 8 महीने से दिल के आर्जे में मुब्तला रहा, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वालिदैन की तरफ से ये तमाम जो पूरी कहानी रची गई है वो प्री प्लान्ड हो, खातून जहनी मरीजा ना हो, बच्चे से जान छुड़वाने की कोशिश की गई हो, या वाकई खातून जहनी मरीजा है? अभी इनिशियली तौर पर क्या मामला सामने आ रहा है आपकी नजर में? जी, जो मेरे ऑफिसर ने, जिसने ऑफ कोर्स इसकी लीगल कस्टडी ली है बच्चे की, चाइल्ड प्रोटेक्शन के पास इसकी लीगल कस्टडी है अभी और उसका इलाज चल रहा है, द चाइल्ड इज स्टिल इन द हॉस्पिटल। लेकिन मुझे मेरे ऑफिसर ने, पिंडी के जो हेड है, उसने जो बताया इंफॉर्मेशन प्रिलिमिनरी, वो यही है कि वो कहता है कि जो औरत है ये कोई साइको केस है, शी इज नॉट नॉर्मल और जहनी मरीज है, नफ्सियाती तौर पर जो है वो नॉर्मल नहीं है, जिसकी वजह से उसने पहले उसका एक बच्चा माजूर भी है। तो वो कहता है कि शी वाज इन लॉट ऑफ ट्रबल, उसको भी नहीं संभाला जा रहा था, ऊपर से ये भी बीमार हो गया। तो ये रीजन उसने मुझे दिया कि इसको फिर इन्होंने एडमिट करवाया, तो एक दिन इसने मारने की कोशिश की है इसको, और ये फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में एडमिट किया बिकॉज इसको कोई हार्ट का कंडीशन थी।
तो ये मालूमात सामने आई है। बट ऑफकोर्स देखें, आप जैसे कह रही हैं वो भी तो हो सकता है कि वो एक बहाना बना रहे हो और उसको कब फेस सेविंग के लिए। तो लेट्स सी इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस करती है उसके बाद क्या सामने बात आती है। अच्छा सारा साहिबा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर बच्चे की हवालगी से मुतालिक वालिदैन की जानिब से अगर इस वक्त मुतालबा किया गया तो क्या जो है वो एक्शन लिया जाएगा या क्या किया जाएगा? बच्चे की तहवील जो है वो वालिदैन के सपुर्द कर दी जाएगी? जी देखिए, अगर वालिदा ने खुद कत्ल करने की कोशिश की है तो वालिदैन को कस्टडी तो 100% नहीं देनी चाहती और इसके लिए हम भी कोर्ट में लड़ेंगे। वील फाइट दिस केस। और अभी हमें कस्टडी मिली हुई है। अब वील ट्रायल बेस्ट की कस्टडी हमारे पास ही रहे, क्योंकि बच्चा ऑफकोर्स अगर सेफ होता वहाँ पे तो ऐसा वाकया पेश ही नहीं आता। तो मैं चाहूंगी कि ब्यूरो में ही बच्चा रहे जहाँ हमारे सारे बच्चे रह रहे हैं। पिंडी में हमारा एक बहुत अच्छा सेंटर है, जहाँ एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, सब कुछ, फूड, शेल्टर सब मिलता है बच्चों को। इट्स रियली नाइस। तो मैं तो चाहूंगी बच्चा 18 साल तक जो कानून के तहत हमें अलाउड है तब तक हमारे पास रहे। अच्छा मुझे बताइएगा सारा साहिबा कि जो अगर बाप की जानिब से, क्योंकि ही इज इन सेंसेस, वालिदा तो फिलहाल मशकूक है, उसका जो जहनी तवाज़न है उस पर फिलहाल सवालिया निशान है, क्वेश्चन मार्क है। अगर वालिद की तरफ से ये यकीन दहानी करवाई जाती है कि बच्चे को उनके सपोर्ट कर दिया जाए, बच्चे की हवालगी जो है वो वालिदैन में से किसी के रिश्तेदार लेने को तैयार हों, तो तब भी क्या इनकार है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से? तब भी हवालगी मुमकिन नहीं? देखिए, अगर कोई बहुत जिम्मेदारी से मतलब एश्योरेंस देता है और वहाँ का घर का एनवायरनमेंट ठीक ठाक है और उसके वो रिश्तेदार हों और रिलायबल हों, और तो फिर तो ऑफकोर्स उनके हक में फैसला हो सकता है इफ दे अप्लाई। लेकिन अगर वहाँ पे कोई कंडीशन ठीक नहीं हो और वापस हमें लगेगा कि बच्चा सेफ नहीं है तो वील फाइट दिस केस और हम इसके लिए कहेंगे कोर्ट को कि ये बच्चा जो हमारे पास ही रखा जाए। ठीक है सारा साहिबा, बच्चे जो है वो अपने मुस्तकबिल के लिए अपने वालिदैन की जानिब देखते हैं, वो उनकी गोद में अपने आप को प्रोटेक्ट फील करते हैं, लेकिन जब माँ बाप में से किसी एक की हालत ऐसी हो जाए या कोई एक आपका दुश्मन बन जाए तो फिर रियासत जो है वो मुहाफिज का किरदार अदा करती है। और ऐसे में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का सामने आना और हॉस्पिटल इंतजामिया को यहाँ पे मैं हैट्स ऑफ कहना चाहूंगी, उनकी भी बर वक्त कार्रवाई करना जो है वो बहुत ही हौसला कुन है उन तमाम लोगों के लिए। मुझे बताइएगा इस वक्त चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में कितने बच्चे जो है उनकी परवरिश हो रही है या जिम्मेदारी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने उठा रखी है? जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं भी अप्रिशिएट करूंगी सबको, हमारी टीम को, हॉस्पिटल की टीम ने प्रॉम्प्ट एक्शन लिया, पुलिस जिसने कार्रवाई की, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ऑल द स्टेक होल्डर्स मस्ट बी अप्रिशिएटेड। सेकेंडली आपने मुझसे पूछा तो अभी अराउंड 1100 बच्चे हमारे पास हैं। वे ओनली प्रेजेंट इन 8 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब। मैं आपको ये फिगर सिर्फ 8 डिस्ट्रिक्ट की बता रही हूँ और पिछले 1 साल में हमने 6000 से ज्यादा इसी तरह के बच्चों को रेस्क्यू किया है और उनको इंटरवेंशन किए, जहाँ उनको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की जरूरत थी, जहाँ लीगल असिस्टेंस की जरूरत थी वो किए, जहाँ मेडिकल जरूरत थी वो करवाई है। और इनमें से जो 1100 ये वो बच्चे जो हमारे पास हैं परमानेंट, और इसके अलावा 6000 ऐसे बच्चे जिनको हमने रेस्क्यू किया, उनको हेल्प किया और फिर वापस माँ बाप से रीयूनिफाई करवाया। अच्छा सारा जी, मुझे ये भी बताएगा कि जो ये वाकया हुआ है रावलपिंडी में, क्या ये अपनी नौयत का पहला ऐसा वाकया है जो रिपोर्ट हुआ है या इस तरह के इंसिडेंट इससे पहले भी आपके एक्सपीरियंस से, आपके तजुर्बे से गुजर चुके हैं? ये पहला वाकया एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं हुआ था, लेकिन कुछ टाइम पहले मुझे याद है, मैं पर्सनली उसमें इन्वॉल्व हुई थी। एक वाकया लाहौर में पेश आया था जब एक माँ का एक इलेजिटिमेट इन्फेंट हुआ हॉस्पिटल में। शी गेव बर्थ टू अ बेबी एंड बिकॉज दैट चाइल्ड वाज इलेजिटिमेट एंड दैट्स व्हाई शी ट्राइड टू मर्डर हिम। उसने उसको टॉयलेट में फ्लश करने की कोशिश की, बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी को, और फिर हॉस्पिटल ने ऑफकोर्स उसको बचा लिया और पुलिस और हम लोगों ने उसकी कस्टडी और फिर हमने उसकी अडॉप्शन टेम्पररी कस्टडी के थ्रू, कानून के थ्रू, एक अच्छी फैमिली को वो बच्चा दिलवाया। तो ये एक हो चुका है पहला, वो भी बहुत मतलब शॉकिंग और यकीन नहीं आ रहा था वो देख के कि कोई माँ कैसे कर सकती है। और राइट आफ्टर डिलीवरी उसने खुद मारने की कोशिश की थी। अच्छा सारा जी, बच्चे की जो कंडीशन है, ये 8 माह है, बहुत छोटा बच्चा होता है और बहुत ही नाजुक होता है, फूलों जैसा होता है। इस बच्चे की कंडीशन के हवाले से हमें लास्ट आप बता दीजिएगा, अपडेट कर दीजिएगा, देन आई हैव टू टेक अ ब्रेक। जी कल तक उसकी कंडीशन ये थी कि उसका इलाज जारी था एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि विद इन दिस वीक हम इसको अपनी यूनिवर्सिटी जो लाहौर में उधर शिफ्ट कर देंगे। लेकिन मैं आज की अपडेट अभी अपने ऑफिसर से लूंगी एंड ओनली देन आई कैन फाइंड आउट कि कल से आज में क्या इम्प्रूवमेंट आई या फिर ज्यादा वर्स हुआ मामला। तो आई नीड टू फाइंड दैट आउट, लेकिन कल तक वो इम्प्रूवमेंट थी इसमें। जी
सारा जी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम नियो पाकिस्तान के लिए। अच्छा, अभी जो सिचुएशन है वो बड़ी कुछ क्लियर नहीं है, तस्वीर जो है वो क्लियर नहीं है, चूँकि कड़ी से कड़ी मिलेगी। एक जानिब अगर देखती हूँ, अगर एक जानिब सोचती हूँ तो ऐसा नहीं लगता औलाद को इतना चाहती है और वही उसकी पूरी दुनिया है, वही उसकी पूरी कायनात है, तो वो उसको जान से मार सकती है। क्या एक माँ ऐसा कर सकती है? तो मुझे लगता है कि नहीं, माँ जो होश में है वो तो ऐसा नहीं कर सकती। दूसरी जानिब हो सकता है कि प्रेशर हो, परेशानी हो, खानदान की जानिब से ना जाने क्या कुछ देखना पड़ रहा हो, बच्चे के इलाज के लिए क्या पता पैसे ना हो, बच्चे का सर्वाइवल क्या पता मुश्किल हो, कुछ भी हो सकता है। कड़ी ताने बाने कहीं भी जाकर जुड़ सकते हैं। ये तो खैर इन्वेस्टिगेशन होगी और पूरा जो मामला है वो खुलकर सामने ज़रूर आएगा। जनाब, इसके साथ ही हम अपने प्रोग्राम में इस वक्त एक छोटी सी ब्रेक की जानिब बढ़ रहे हैं और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार और अवेयरनेस के सेगमेंट्स आपके लिए होंगे, बट यू हैव टू स्टे विद अस फॉर दैट। देखते रहिए नियो पाकिस्तान। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से कहेंगे खुशामदीद। और ब्रेक से पहले एक बहुत ही दिलखराश वाक़े की तरफ हमने आपकी तवज्जो दिलवाई थी। बड़ा ही एक अफसोसनाक इंसिडेंट था, लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि बच्चा जो है वो सेफ़ एंड सिक्योर है इस वक्त और जो है वो ठीक ठाक है और मामले की इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है और होप सो के जल्द ही जो इस पूरे केस के ताने बाने हैं वो भी सामने आ जाएगी। इनिशियली ये बताया जा रहा है कि जो खातून है वो ज़हनी मरीज़ा हैं और मेरा भी दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि कोई एक माँ अपनी, और शायद मेरा दिल इस बात पे यकीन नहीं करता। चीज़ें खुलकर सामने आएंगी, होप सो। लेकिन हम ज़रा आज बात करेंगे हमारे चूँकि मुआशरे में फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन चूँकि बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है और ऐसे जो पेशेंट्स हैं अगर तो उनको आइडेंटिफाई बर वक्त नहीं किया जाता और जहाँ पर हो भी जाती है वहाँ पर उनका इलाज नहीं किया जाता, उनको प्रॉपर हेल्प नहीं दी जाती है, तो प्रॉपर हेल्प ना मिलने की वजह से ऐसा इंसान जो है वो अपने आप को भी नुकसान पहुँचा सकता है और अपने आसपास के मौजूद लोगों को भी नुकसान पहुँचा सकता है। तो कितना ज़रूरी है कि अगर आप किसी जहनी बीमारी का शिकार हैं या जहनी तनाव का शिकार हैं तो आपको बर वक्त एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट और एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। इस बात को समझने की ज़रूरत है। हम हमारे प्रोग्राम में जो एक्सपर्ट गेस्ट हैं आज उनका मैं तारुफ आपसे करवाती चलूँ। माहिर नफ्सियात डॉक्टर निशाबा हमारे साथ मौजूद हैं इन कॉन्वर्सेशन। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? डॉक्टर साहिबा मुझे बताइएगा कि सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें कॉजेज ऑफ डिप्रेशन और एंगर और एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन, तो वो क्या वजह है कि आजकल इतना ज़्यादा हमें लगता है कि हर दूसरा शख्स जो है वो स्ट्रेस में है या फ्रस्ट्रेशन का शिकार है? जी बिस्मिल्लाह, शुक्रिया नबी आपके मदद करने का। देखिए, जिस तरह अभी आप सब ने जब शुरू की तो माँ से बात की, आप देखें कि किताबें, अल्लाह ने मिसाल 70 माओं के साथ मोहब्बत की दी है मेरे रब ने, और साइकोलॉजी जितनी भी बेस्ड है वो सारी पेरेंटिंग पे और उसमें ज़्यादा रोल माँ का है। आधी तरबियत तो माँ के पेट से ही हो जाती है। वो कहते हैं इकबाल को बनाने वाली माँ थी। माँ का किरदार जो है उसके लिए उसके ऊपर ऐसे जो वाक़यात दिलसोज हमारे सामने आ जाते हैं। देखिए, इस फील्ड के अंदर आप घर में 3-4 बहन भाई हैं, अल्लाह ने कहा मैंने तुम सबको एक जबिल्लत, एक खसलत से पैदा किया है। एवरी इंडिविजुअल इज अ डिफरेंट रिसर्च, उसका बायो साइको सोशल मॉडल ही डिफरेंट है। तो डिप्रेशन, एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस ना हो ये हो नहीं सकता। कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रेस है, इख्तिलाफ राय, आप चाहते हैं मैं इतने बजे आऊँ या मैं इधर बैठूँ, मैं चाहती हूँ, आप दो इंसानों में इख्तिलाफ हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट आपको आपकी वर्किंग एनवायरनमेंट में हो सकता है। माशरे में बहुत सारी वजूहात है और मेरे ख्याल में जिसको स्ट्रेस नहीं है वो एबनॉर्मल भी है। अगर ऐसे वाक़यात हैं हम सुन रहे हैं और हमें स्ट्रेस नहीं है तो ये शायद एबनॉर्मल बिहेवियर हो।
स्ट्रेस लेटर ऑन जब बढ़ता जाता है वो कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रेस एंजाइटी और फिर वो डिप्रेशन। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देखें, यहाँ पे तो इस बात पे है ना कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस ही नहीं है ना, पता ही नहीं लोगों को। स्ट्रेस बढ़ गई, मामला हो गया, लेकिन अब जैसे कि ये इंसिडेंट हुआ है, नो डाउट कि वो खातून एक जहनी मरीजा होंगी, लेकिन क्या उनके सराउंडिंग्स में, उनके एनवायरनमेंट में क्या कोई नहीं जानता होगा कि जहनी मरीज है? तो फिर ऐसे पेशेंट को खुला छोड़ देना या उसको ट्रीटमेंट ना कराना। देखिए, टारगेट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, जब आपके खून के अंदर स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो गया, एक नॉर्मल अगर आप उसकी दवाई और काउंसलिंग नहीं करवाते तो 6 महीने लगते हैं एक नॉर्मल ट्रॉमा को बॉडी ब्लड में से निकलने के लिए। जब तक, मैं तो बार बार हुकूमत को भी कहती हूँ, उसको प्राइमरी वैल्यू दें। जब अस्पतालों में, जो आपके सरकारी अस्पतालों में लोग आते हैं, हमारे पास ज्यादातर अनफॉर्चुनेटली बच्चियां आती हैं, अगर उनको फिट्स भी आ रहे हैं, दौरे पड़ रहे हैं, कंप्लाइंस ज्यादा है ना औरत के ऊपर, उसको उसके लिए कलेक्टिव अप्रोच है। खातून पे शादी का हक नहीं, तालीम का हक नहीं, जायदाद में हिस्सा नहीं, शादी मर्जी की नहीं, फिर उसके बाद फिजिकल अब्यूज का शिकार है। हमें फिजिकल तो नजर आते हैं लेकिन साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, जो इमोशनल अब्यूज है, वो नजर नहीं आता। अब वो क्या होगा कि जो एग्रेशन या फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल ऐसा ही है न्यूटन के 3rd लॉ की तरह, वो एनर्जी है, वो निकलेगी। बॉस अपने सबऑर्डिनेट पे निकालेगा, वो आकर बीवी पे निकालेगा, बीवी बच्चे पे निकालेगी, बच्चा बड़ा होगा तो खिलौने पे निकालेगा। ये निकलनी बार है। ये हमें समझना है कि इस फ्रस्ट्रेशन को जो अंदर है, उसके अंदर हमने खवातीन को बोलने का भी तो हक नहीं दिया ना। वो इतनी खामोश, डिप्रेशन के अंदर तो इंसान बोल भी नहीं सकता। अगर अच्छा, और अगर कोई इंसान लाउड होता है या कोई बहुत एक्सप्रेसिव होने की कोशिश करता है इन आवर सोसाइटी, स्पेशली अगर हम खवातीन की बात करें, तो ये भी कहा जाता है कि भी ओवर रिएक्ट कर रही है, अरे भी ड्रामे कर रही है। तो इस तरह के भी मामला होते हैं कि संजीदगी इख्तियार नहीं की जाती रवैयों में, कि अगर वाकई कोई इंसान बहुत डाउन फील कर रहा है तो हम कहेंगे कि नहीं भाई, इसके तो ये ड्रामे है। मैं देखिए नबीहा, मुझे एक चीज़ पता है कि हमें अपने, बार बार हमेशा ये बात कहती हूँ कि हमें मर्द और औरत के 2 डिफरेंट रोल हैं और वो डिफाइंड है। हमने अपने जो साइकोलॉजी है, मेरी साइकोलॉजी पाकिस्तान में और है, मेरी साइकोलॉजी अमेरिका के लिए और होगी। आप, ये डिफर करती है कल्चर से कल्चर। वेरी ट्रू। हम ऐसा नहीं कर सकते अमेरिका में, जो क्योंकि हमने नॉर्म्स, अपने रिलीजियस वैल्यूज, अपने कल्चरल वैल्यूज के दायरे में ही रहना है। Yes. हमारी बच्चियों को पर्दा, जिन इलाकों में आप पेशावर की तरफ 1.5 घंटा चले जाए, वहां पर बच्चियों को बहुत ज्यादा, और अब उनको हम ये कह दें कि जी ये तो ज्यादती हो रही है आपके साथ, नहीं हो रही है। आप अमेरिका चले जाएं, लड़के लड़का शादी कर रहा है, हम तो नहीं कहेंगे करो। उधर मैं जाऊंगी, मैं कहूंगी नॉर्मल है, क्योंकि उनके लिए, हमारे में गिल्ट आता है, क्योंकि हमने जो हिस्ट्री पढ़ी है, हमने जो दीन की किताबें पढ़ी है, वो हमें और सबक देता है। जब आपको गिल्ट आ जाएगा तो वो आपके लिए एंजाइटी लेकर आएगा, वो आपके लिए डिप्रेशन लेकर आएगा। यही सेगमेंट करने का जो मेरा खास मकसद है, या जो मैं अपनी ऑडियंस के साथ जो एक चीज में एक पैगाम देना चाहती हूँ, जिस घर में ये अगर शो देखा जा रहा है, जहां पर भी, कि एक पेशावर में भी एक वाकया हुआ था जहां पर एक खातून ने अपनी बेटी को, जहनी कैफियत उसकी भी दुरुस्त नहीं थी, उसने वॉशिंग मशीन में, आपकी भी नजर से गुजरा होगा, उसने उसमें किया, बच्चे का दम घुटा और शी एक्सपायर्ड। मैं यहाँ पर लोगों से ये बात करना चाह रही हूँ कि अगर हम अपनी सराउंडिंग में किसी ऐसे शख्स को देखते हैं तो प्लीज उसको संजीदा लें। ये मत कहेंगे स्ट्रेस में है, परेशान है, दौरे पड़ते हैं, चलो भी शादी कर दो ठीक हो जाएगा, लड़का भी लड़की भी। डॉक्टर साहिबा, इट इज वेरी कॉमन। देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस दुनिया में जो जहानत के ऊपर पहले होता था, जिसके इतने डिग्री में इतने नंबर लिए हुए, ये ग्रेड है, तो इसको आप ज़हीन तस्वुर किया जाता था, ठीक है। अब जो दुनिया में सबसे ज्यादा बात हो रही है इमोशनल इंटेलिजेंस, कि ऐसी सिचुएशन के अंदर स्ट्रेसफुल में आपने रिएक्ट या रिस्पॉन्ड कैसे करना है, और सिर्फ उससे पहले अपने आप को नहीं कि आपने रिस्पॉन्ड कैसे करना है, या अपने इमोशंस को कैसे समझना है, वो दूसरे को भी कैसे समझना है। अगर सपोज जंगल में शेर, भेड़िया, ज़ेब्रा सब इकट्ठे रहते हैं, वो नजर आ रहे हैं, उनके ऊपर निशान लगे हुए हैं, उनकी चेहरे लेता है, इंसानों में आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। उस आइडेंटिफिकेशन की तरबियत लेना, अब उस तरबियत को नहीं हो रही नबिया हमारे पास वो माओ की, शायद मेरे ख्याल में, मैं फिर कह रही हूँ कि मॉरलिटी और एथिक्स के ऊपर बात ही नहीं हो रही, ना वो साथी कराम। आपके हमने जब टीवी ऑन किया था पहली बार तो नीलाम घर लगता था,
और वो तारिक अजीज साहब, वो जो शो भी था जिसमें तहाइफ मिलते थे, तो सवाल जवाब का सिलसिला था, साथ साथ तरबियत हो रही थी, साथ साथ मिल रहे थे। अब आप टीवी ऑन करें और अगर तहाइफ मिल रहे हैं तो वो नाच गाना चल रहा है, वो टिकटॉक चल रही है। तो हमने जो तरबियत, असातिज़ा इकराम, पेरेंटिंग, उसके बाद मीडिया, उसके बाद हुकूमत का किरदार, हुकूमत के अंदर ऐसे अवाम को मौके दें, ये स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन खत्म हो। बच्चियों के लिए आपने जायदाद में उनका हिस्सा माँ बाप पहले तो मस्ट करें, उनको तालीम का हक दें, अगर वो बाहर आए तो जॉब अपॉर्चुनिटी सेम दें उनके लिए, ताकि इस किस्म के वाकयात के वो देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ, रातों रात आप मशहूर हो जाएं, रातों रात आप अमीर हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। आपने वो तरबियत करनी है। अगर अब क्योंकि हम 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉर का मैं तो कहती हूँ शिकार है, अभी इतना ज्यादा एक्सपोजर है, उसकी तरबियत के लिए क्या हम तैयार थे? हम तैयार नहीं थे। परिंदा भी अपने बच्चे को हवा में छोड़ता है ना नबिया, तो बर्ड आई व्यू देता है। क्या हमारे माँ बाप अवेयरनेस है उनको तो पता ही नहीं बच्चों के पास गैजेट्स के। आपको पता होना चाहिए आपके बच्चों के अकाउंट्स, मैं नहीं कहती कंट्रोल करें, लेकिन उनको प्राइवेट, उनकी एक प्राइवेट लाइफ है, लेकिन बर्ड आई व्यू तो देना। Exactly. ये ना हो कि आपकी जिंदगी तो खराब कर रही है, दूसरों की जिंदगी भी आपके बच्चे जाकर बाहर खराब करें। तो ये जो तरबियत का फुकदान है और इमोशनल इंटेलिजेंस, किताबों में अदब को ले आए। मैं फिर कहती हूँ हमारे सिलेबस के अंदर इकबालियात और अदब के ऊपर सब्जेक्ट होने चाहिए, जब तक हम अपने बच्चों की बहुत रूहों अच्छा पर काम नहीं पॉइंट डॉक्टर करेंगे। साहिबा आपने रेस किया और आपने तरबियत के हवाले से बात की कि जो तरबियत का फुकदान हमारे मुआशरे में, सोसाइटी में नजर आ रहा है, वो हमारे मुआशरे को किस नहज तक लेकर जाएगा, अल्लाह ताला ही हमें हिदायत दे। और हम एक छोटी सी हेडलाइन ब्रेक की जानिब बढ़े। जब हेडलाइन ब्रेक से वापस आएंगे तो हम मजीद इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, खासकर हम उन सिम्टम्स की बात करेंगे, ऐसे पेशेंट्स की, ताकि अवेयरनेस हो, हम संजीदगी से ले सकें ऐसे पेशेंट्स को और उनकी फिर ट्रीटमेंट की मैं बात करूंगी डॉक्टर साहिबा से। एक छोटी सी हेडलाइन ब्रेक है जनाब, उसके बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको एक मर्तबा फिर से कहेंगे खुशामदीद। डॉक्टर नुशाबा हमारे साथ हैं इन कॉन्वर्सेशन, स्टूडियो समय में मौजूद हैं। और ब्रेक से पहले डॉक्टर साहिबा हमने जिस मुद्दे को या जिस बात को हम हाईलाइट कर रहे थे वो ये थी कि क्यों फ्रस्ट्रेशन या एग्रेशन या डिप्रेशन हमारी सोसाइटी में चूँकि बढ़ता चला जा रहा है। तरबियत का फुकदान, इस तरफ हमने बात को अपना मोल्ड किया था। मैं चाहूँगी कि हम यहीं से अपनी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। तरबियत का फुकदान और इम्बैलेंस, सोसाइटी में जिधर भी इम्बैलेंस होगा, तराजू एक तरफ से ज्यादा होगा भारी और दूसरी तरफ से पलड़ा नीचे होगा, तो ऐसे आएंगे। गरीब तर होता जाएगा, अमीर तर होता जाएगा। आपने दिखानी है तो पावर दिखानी है, ताकतवर, इन्फ्लुएंस, इम्प्रेस हो रहे हैं हम, किससे इम्प्रेस हो रहे हैं? उसके पास पोजीशन क्या है, उसके पास उसने पहना ब्रांड कौन सा पहना हुआ है, ग्लैमराइज कर दी है, गाड़ी कौन सी है, घर गाड़ी कौन सी है, किस जगह पर आप रहे। तो ये जो सोसाइटी का, इसमें अब इम्बैलेंस ये एक इंसान नहीं कर सकता। जस्टिस नहीं होगा सोसाइटी में, इंसाफ नहीं होगा। अमीर के लिए तराजू इंसाफ का और होगा, गरीब के लिए और होगा। जो ज्यादा, जिसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा वो निकल जाएगा अपने, उसमें आराम से निकल जाएगा अपने कोई भी क्राइम करके। और यही वाली बात है, उधर फ्रस्ट्रेशन और रिग्रेशन आएगी। जिधर फ्रस्ट्रेशन और रिग्रेशन होगा ये एंजाइटी, डिप्रेशन पैदा करेगा। फ्रस्ट्रेशन और रिग्रेशन हमेशा अपने से कमजोर पर निकलता है, कमजोर पर निकलता है। और कमजोर कौन होता है तबका? हमारे यहाँ वही है कि वो अपने से जो मैंने आपको देखा कि हमारी जो बच्चियाँ विक्टिमाइज्ड हुई, मैं नहीं समझती कि बच्चियों में भी, बच्चे भी, मदारिस में 49% बच्चे हमारे उसके अंदर वल्नरेबल रहे। उसके बाद आपने देखा कि ये जो चोरी के वाकयात हमारे यहाँ, जिसमें गन पॉइंट पे बच्चों ने वो जो मोटरसाइकिल रोके छोटे छोटे, ये सिर्फ हम इसको मर्द औरत की लड़ाई में मैं नहीं जाना चाहती। मैं फिर ये रिक्वेस्ट है मेरी, जो देख रहे हैं, हमारा आने का मतलब बार बार तमाम रोज हमें शौक नहीं बैठने का चैनल्स पर, वो यही है कि खुदा का वास्ता अपने जो सिलेबस है अदब के ऊपर दोबारा, इकबालियात के ऊपर, हमने अगर अपने आप से पूछें जो लोग हैं, क्या हमने अपने इक़दार, क्या हमने अपनी तहजीब अपने बच्चों में ट्रांसफर की है? क्या हमारी माएँ, आप बाहर हमसाए में क्या हो रहा है ये आप छोड़ दें, कल मीनारे पाकिस्तान में क्या हुआ इसके ऊपर भी हम बाद में बात करेंगे।
इस बच्ची के साथ हुआ। आप अपने आप पहले 4 दीवारें में, अगर आपके पास 2 बच्चे हैं, 1 बच्चे हैं, आप खुद हैं, पहले तो अपने गिरबान में झांके, क्या आपने अपना वो जो आपकी कदरें थी, जो आपके माँ बाप ने दी थी, आपने अपने बच्चों में ट्रांसफर की है? क्या आपने ग्लैमराइज कर दिया है बहुत ज्यादा अपने आप बच्चों को? क्या आपके बच्चों के पास ज्यादा अब आपकी कमी होगी, नया लैपटॉप दे दिया बच्चे को, गाड़ी नहीं दे दी, आपने इस बड़े स्कूल में बच्चे को डाला, फलां के बच्चे ने इतने नंबर लिए, आपने भी इतने नंबर लिए, बच्चों को कंपटीशन और मुकाबले में डाल दिया, आपस में बहन भाइयों को मुकाबले, और वो जो मोहब्बत थी सिबलिंग्स की खत्म हो गई है। इसमें क्या हमें पूरी तरह से पेरेंट्स को, वालिदैन को ब्लेम कर देना चाहिए? क्योंकि हमारे यहाँ एक आम रवैया भी तो ये है ना कि कुछ नहीं समझ में नहीं आया, चलो जी हुकूमत को ब्लेम कर दो, बच्चा अगर बदतमीज हो गया चलो जी स्कूल को ब्लेम कर दो। तो क्या पूरी जो है वो गलती आप ये कहना चाह रही है कि पेरेंट्स ही तरबियत करेंगे? क्योंकि हमारे देखें स्कूल्स का भी देखें कुछ इस तरह का हो गया सिस्टम के, तो अपने आप को पहले तो शुरू ए से करते हैं ना, हम एक स्टेप वाइज चलते हैं। सबसे पहले तो आप अपने जात को, बच्चे को समझाएं कि ये हम इधर है, हम कौन है, हम पैदा, हमारे रिलीजियस वैल्यूज क्या है, कल्चरल हमारी कदरें क्या हैं, और उसके बाद जब आप सोलो फ्लाइट पे परिंदा छोड़ता है, बाहर आ गया बच्चा, फिर स्कूल आएगा। 5 साल तक तो 4 साल तक तो बच्चा माँ के पास है ना, घर में आप सिखा रहे हैं, उसके बाद बच्चे ने बाहर जाना है। जब वो स्कूल्स में जाए तो स्कूल में किताबों में गरीब का बच्चा तो 5वीं में ABC शुरू करेगा, वो हुकूमत का काम है, एजुकेशन मिनिस्टर का काम है कि तालीम एक जैसी कर दे, नफ्सियात, इमोशनल इंटेलिजेंस को शुरू से ही बच्चों को बताना सिखा दे। बंदा शनासी क्या होती है, नब्ज़ शनासी हकीम सिखाता है, बंदा शनासी वालिदैन और उस्ताद सिखाते हैं कि हमने ये मुल्क कैसे हासिल किया, हमारे आबाओ अजदाद ने क्या कुर्बानियां दी, हमारी तहजीब क्या है। हमने अमेरिका को देख के उसकी औरत और हमारी औरत एक जैसी नहीं हो सकती, हम वो बैनर्स लेकर नहीं आ सकते, वो फ्रीडम जो वो मांग रही है वो हमें नहीं मिल सकता और वो हमें नहीं चाहिए। हम खुश हैं, हमें अपने भाई के लिए, बाप के लिए रोटी बनाने में फख्र महसूस होना चाहिए। मैं नहीं कहती कि हमारी मजबूरी है, वो गन पॉइंट पे हमारी माँ ने गन पॉइंट पर नहीं। अब ये इश्यूज वो नॉन डिबेटेबल इश्यूज हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं। मीडिया का किरदार है, किधर गई कसौटी, किधर गए वो अदबी प्रोग्राम्स, आपने ब्रेकिंग न्यूज, इतने फॉलोअर्स हैं आपके, खुदकुशियां कर लेते हैं बच्चे कि मेरे फॉलोअर्स इतने कम हो गए। तो हमने ग्लैमराइज्ड मजा खुशी चली गई है मजे पे, वो जो दिल का सुकून था वो नहीं है, वो तो हेल्पिंग बिहेवियर में। डॉक्टर निशाबा, हमें एक फौरी ब्रेक की जानिब बढ़ना पड़ रहा है, ब्रेक से जनाब वेलकम बैक जनाब एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन इन न्यू पाकिस्तान। आपको खुशामदीद कहते हैं और प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम खासकर बात करने वाले हैं, चूंकि लोग आजकल अपनी बहुत ज़्यादा फिटनेस का ख्याल रखते हैं और बहुत ज़्यादा वेट भी दिखाई देते हैं, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है उनको कि कैसे अपना वेट लॉस करना है, कैसे जिम जाना है, जिम में जाके क्या करना है, पर्सनल ट्रेनर्स भी हायर किए होते हैं। ऐसे में कुछ लोग सही पाथ फॉलो कर जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है वो डी ट्रैक हो जाते हैं। और डी ट्रैक इन सेंस कैसे हो जाते हैं कि बहुत सारे लोग एक तो अपना खाना पीना ग्रेजुअली नहीं बल्कि बहुत ही अचानक से उसको वो कम कर लेते हैं। उसके साथ साथ खासकर जिस सेगमेंट पे हम आज बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक पर, वो है फूड सप्लीमेंट का इस्तेमाल और वो भी खुद से कर लेना। डॉक्टर्स के मशवरे के बगैर यूजली हम बहुत सारे फूड सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं, हमें नहीं मालूम होता कि हमारी बॉडी में किस चीज़ की डेफिशिएंसी है, हमें किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है और कौन सी चीज़ हमें नहीं लेनी। तो क्या होता है कि बजाय कि आप हेल्दी हों, एक्टिव हों, वो सारी चीज़ें आपको, ऐसे फूड सप्लीमेंट्स आपको नुकसान की जानिब लेकर जाते हैं। और इस सब का रुझान उन अफराद में ज़्यादा पाया जाता है जो बॉडी बिल्डिंग की तरफ या जो जिम या जो फिटनेस फ्रीक हमें ज़्यादा दिखाई देते हैं। जनाब, बात करने के लिए, गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद है फिटनेस एक्सपर्ट रहमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप रहमान? अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत अच्छा एक टॉपिक है, अवेयरनेस के लिए लोगों को पता चलना चाहिए कि क्या है और क्यों। क्योंकि मोस्टली होता है लोग देखा देखी सारा कुछ करते हैं कि ठीक है अगर मैंने जो यूज कर लिया वो भी सामने वाला वही यूज करना शुरू कर देता है। क्या हमें उसकी जरूरत है? हमें कौन सा करना चाहिए? क्या हर एक को करना चाहिए? डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। अगर वेट, मुझे बीपी का इशू है, मेरा वेट ज़्यादा है, क्या मुझे सप्लीमेंट्स करना चाहिए यूज़? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पहली बात तो लोगों को मैं ये बता दूं कि जो सप्लीमेंट्स हैं हार्मफुल नहीं है, लेकिन अगर कोई रिकमेंड करता है, आपका कोच रिकमेंड करता है, डॉक्टर रिकमेंड करता है, वो भी
कोई चीज देख के वाकई उस चीज की डेफिशिएंसी है, नीड है, उसके मसल को नीड है, क्या उसकी इतनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, देन उसके बाद हम यूज करते हैं। रहमान, यूजुअली क्या देखा है कि जो लोग बहुत ज्यादा अचानक से जिंदगी का एक हिस्सा जंक फूड खाते आए हैं, फिर अचानक से वन फाइन डे उठते हैं, भाई आप जिम करना है, अब अपना वेट लॉस करना है, कीटो डाइट करनी है, प्रोटीन डाइट करनी है, बड़ी अच्छी बात है, मैं इसको बिल्कुल तनकीद नहीं कर रही हूँ, लेकिन होता क्या है कि भाई रातों रात रिजल्ट चाहिए। रातों रात रिजल्ट अगर चाहिए तो वो तमाम अफराद जो जिम करने वाले हैं वो बगैर किसी एक्सपर्ट के मशवरे के अपना मील्स स्किप करते हैं और उसका ऑल्टर करते हैं फूड सप्लीमेंट से, व्हिच इज रॉन्ग। रॉन्ग है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि 15 ईयर मुझे अभी भी इस फील्ड में हो चुके हैं और अभी स्टिल लर्निंग, लोगों से मैं सीखता हूँ, खुद भी प्रैक्टिकली मैं सीखता हूँ, ये फील्ड ऐसी है। दूसरी बात ये कि एकदम अपनी बॉडी को एक सर्कल में आप ले आते हो, वो इनसाइड डिस्टर्ब हो जाती है, आपके हार्मोन्स, इम्यूनिटी डिस्टर्ब हो जाती है, मेंटली सिर्फ आप पुश करते हो। क्या बॉडी इस तरह की चीज को एक्सेप्ट करेगी? एकदम नहीं करेगी। आप उसको स्टेप बाय स्टेप आप लेके आएंगे, ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स नजर आएंगे, उसके बाद फिर चेंजेस नजर आएंगे। ये एकदम जो स्ट्रिक्टली आप एक सर्कल में ले आते हो लाइफ को, जैसे आप एक जेल में कैद कर लेते हो, आपको फील होता है फेस वैसा आपका फ्रेश नहीं रहता, डार्क सर्कल्स आने शुरू हो जाते हैं, बस लोगों को लगता है कि यस मेरा 4-5 किलो 10 किलो वेट गिर गया। रॉन्ग है, आप इनसाइड वीक हो चुके हो। आप देखने वाले को अच्छा लग रहा है कि आपका वेट कट डाउन हो चुका है, लेकिन इनसाइड वो स्ट्रेंथ नहीं है। आप अपनी एज को आप ज्यादा आगे स्पीड से लेके जा रहे हो। अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया हुआ है, हमें हर चीज की जरूरत है, हमें ऑर्गेनिक चीजों की जरूरत है, हम उसको क्यों छोड़ते हैं? आईज ब्लर करनी शुरू कर देती है, स्किन डल होनी शुरू हो जाती है, स्किन लटकना शुरू हो जाती है, वेट तो कट डाउन हो गया। देखें, कोई भी बॉडी में चीजें जानी बंद हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली वो गिरना शुरू हो जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल वो कट डाउन होना शुरू हो जाएगा। मैं नॉर्मली इन शॉर्ट वर्ड तो यही कहूंगा कि बहुत गलत है, आप खुद को खराब कर रहे हो। टेम्पररी इसके फायदे हैं, नजर आता है कि यस ठीक है रहमान भाई का 5 किलो वजन गिर गया, ठीक है हम भी ऐसा करते हैं, नहीं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जो चीजें हैं वो परमानेंट है, आप हेल्दी रहते हो, शार्प माइंड रहता है और बॉडी भी एक्टिव रहती है। अच्छा, रहमान बताएगा कि जितने भी सप्लीमेंट्स है, यूजुअली हम देखते हैं कि जिम वगैरह में कॉर्नर ऐसा जहाँ पे बड़े बड़े जार्स मौजूद होते हैं, प्रोटीन जार्स हमें नजर आते हैं, जो जिम वाले उससे भी खासा कमा रहे होते हैं और बाहर की चीजें रिकमेंडेड भी नहीं होती। मुझे बताएगा कि इन सप्लीमेंट्स के बगैर क्या बॉडी बिल्डिंग मुमकिन है? आपका जो गोल है, कैन यू अचीव दैट? अच्छा, इसमें 3 कैटेगरीज आ जाती है। एक नॉर्मल पर्सन फिटनेस करना चाहता है, एक स्पोर्ट्समैन करना चाहता है, एक प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है। अगर स्टार्टिंग बिगनर वाला करना चाहता है तो वो रॉन्ग है, उसको नहीं करना चाहिए। वो नॉर्मली अपनी डाइट अच्छी रखे, क्योंकि फर्स्ट स्टेज ये होती है कि अपनी डाइट में कार्ब, गुड फैट, इंसुलिन लेवल आपने अच्छा रखना है, उसके बाद एक्टिविटी को आप एक नॉर्मल लेवल पे लेके आते हो। अब एथलीट और स्पोर्ट्समैन को जरूरत है, उसको भी एकदम नहीं जरूरत। अगर उसको बहुत जरूरत पड़ेगी तो विटामिन मिनरल्स की पड़ेगी, क्योंकि एक नॉर्मल पर्सन को 500 mg कैल्शियम और विटामिन डी पर डे चाहिए होता है, और एथलीट पर्सन को अबव 1000 तक चाहिए होता है, मींस के वो विटामिन मिनरल्स तक आ जाता है। अब आती है बात कि सप्लीमेंट्स किस लेवल पे यूज होना चाहिए। अगर आप प्रोफेशनली हैं, अगर आप प्रॉपर्ली इंटेंस वर्कआउट करते हैं, आप अपनी डाइट प्रॉपर्ली 3 मील्स हैं वो आप पूरे कर रहे हो, फिर उसके बाद भी आपको लगता है कि मुझे इन चीजों की जरूरत है, तो फिर आप ऐड करते हो। अदरवाइज अगर उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हो तो बहुत रॉन्ग है, पैसे भी जाया कर रहे हो और आप उस पर डिपेंड करते हो। अच्छा, अगर हम खासकर बात करें बॉडी बिल्डर्स की और खासकर अगर हम मर्द हजरात की बात करें तो कॉन्सेप्ट स्टीरॉइड्स का भी आपको पता है कि वो बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है इंस्टेंट वेट लॉस या बॉडी फिटनेस के लिए भी। तो मैं चाहूंगी कि जरा उसके ऊपर थोड़ा सा बात करें कि स्टेरॉइड्स और सप्लीमेंट्स टोटली दोनों एक अलग-अलग, बिल्कुल अलग-अलग चीज़ है, और वैसे भी वो इल्लीगल है, गवर्नमेंट की तरफ से भी इल्लीगल है। और अगर ये शॉर्टकट लोग करते हैं, क्योंकि मैं ओपनली कह रहा हूँ, प्रैक्टिकली भी लोगों को मैं गाइड इसी तरह करता हूँ, ऑनलाइन भी बताता हूँ कि जो ये समझते हैं कि इससे शॉर्टकट है, आप समझ लें कि फिर वही मैं बात करने लगा, आप कुदरती सिस्टम को रोक के, हार्मोनल सिस्टम को रोक के उसके ऊपर आप एक प्रोडक्ट एंटर करते हो अपनी बॉडी के अंदर। आप नेचुरली हार्मोन सर्कुलेशन को रोके, चाहे मेल है चाहे फीमेल, उसको रोक के उसके ऊपर आप टेम्परेरी एक सर्कल जनरेट करते हो, वो उसने रिजल्ट दे देना है। जब उसका असर खत्म हो जाना है तो आप टोटली आपके हार्मोनल डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जानी है, आपको डिफरेंट हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाने हैं, जिसमें किडनी का इश्यू है, आपका स्टमक, लिवर डिस्टर्ब हो जाता है और भी बहुत सारी, लेकिन ये बेसिक जो है जो फौरन नजर आती हैं। आप मतलब ये कि आप कुदरती सिस्टम के साथ आप प्ले करते हो, आप उसको रोक के आप
टेम्परेरी एक पावर जनरेट कर रहे हो कि यस मुझे इससे रिजल्ट चाहिए सारा कुछ। जो प्रोफेशनली लेवल है, ये इंटरनेशनल लेवल पे अगर सम टाइम वो करते हैं, लेकिन वो डॉक्टर रिकमेंडेशन जरूर होती है कि वाकई इस चीज की जरूरत है। वैसे डोजेज कितनी हो सकती है, yes, कितने टाइम के लिए आपने लेनी है। उसकी सिंपल एग्जांपल बता, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें एंटीबायोटिक देता है, बेटा आपने 3 दिन लेना है, बेटा आपने 6 दिन लेनी है, ये 9 दिन, डिफरेंट टाइम्स है, इससे ऊपर नहीं जाना और इतनी डोज लेनी, उसके बाद आपने छोड़ देना है। सेम लाइक वो एंटीबायोटिक अगर आप अपनी मर्जी से खाना शुरू कर दें तो क्या होगा, आपको डिस्टर्बेंस शुरू हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद आपके स्टमक में हीट होनी शुरू हो जाएगी, लिवर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो सेम लाइक उसकी रिकमेंड एक डोज है प्रॉपर, लेकिन वो भी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, इनकी डिफरेंट फॉर्म्स है, लेकिन मैं उसको इसके साथ बिल्कुल कंपेयर नहीं करता। बहुत सारे जो बिल्डर्स हैं या पहलवान हमने देखा है इन पास्ट जिन्होंने स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया एंड देन दे लॉस्ट देयर लाइफ, फिर क्या हुआ हमने वो सब कुछ देखा अभी। तो मैं चाहूंगी कि इस पर भी आप जरा रोशनी कि ऐसा क्या हो जाता है, क्या डोज क्या बहुत ज्यादा हो जाती है कि फिर आपकी जान ही चली जाती है? बड़ा समझ ले के सच्चाई बताने वाली बात है, बड़ा एक टफ है, पता होना चाहिए ना, बिल्कुल पता होना चाहिए हमारे बिल्डर्स को, हमारे जो जिम में जो बच्चे जाते हैं और जितने अवेयर नहीं है उनके लिए ये बात करना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसकी शॉर्ट एग्जांपल मैं देता हूँ। हम एमबीबीएस करते हैं, एमबीबीएस करने के बाद आपको हाउस जॉब करनी पड़ती है जी, उससे पहले वो जस्ट पीस ऑफ पेपर है जी। सेम लाइक हमारी फील्ड में एक्सपीरियंस और नॉलेज दोनों चीजें पार्ट प्ले करती हैं, क्योंकि डॉक्टर के बाद अगर कोई आपको रिपेयर कर सकता है, ठीक कर सकता है, वो हम है। अब उसके बाद क्या होता है कि जो मेजोरिटी है उनको अवेयरनेस नहीं है, उन्हें बस ये पता चल गया कि ये पावर है, ये प्रोडक्ट है, उसको इतना यूज करना है। अगेन वही बात आ गई कि उसकी रिकमेंडेशन है 6 वीक है, 12 वीक है, एक सर्कल है प्रॉपरली, उसके बाद इसको जब वो एक्सटेंड करते हैं तो वो समझ लें कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। रिकमेंड डोज से वैसे तो डॉक्टरी भी अगर उसको अगर स्टडी करें तो 8 वीक्स है, इससे ऊपर हम ना कोई जाए ना किसी को जाना चाहिए। जैसे इसके ऊपर जाते हैं तो समझ लें कि आपका हार्ट कभी भी फेल हो सकता है, किडनी कभी भी फेल हो सकती है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस तो होने ही होने हैं इसके इतने हार्मोन। अच्छा, ये बहुत इनिशियली ये जो है सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं या आप मुसलसल काफी देर से स्टेरॉइड्स पे हैं तो जो है इसका देखिए वही एग्जांपल है ना कि अगर आप एंटीबायोटिक को रिकमेंडेड डोज से ऊपर आप लेके जाओगे तो फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। 6 वीक टू 8 वीक्स ओके, लेकिन वो भी आपके साथ कोच या कोई डॉक्टर हो वो बताए कि वाकई ये चीज तुम्हारे लिए अच्छी है या नहीं अच्छी। उसके बाद जैसे वो ऊपर जाता है, नेक्स्ट वीक में एंटर शुरू होता है तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल 6 वीक है, डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी बॉडी 6 वीक इसको फेस कर सकती है, जैसे वो 7 वीक में एंटर होगा तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। अच्छा रहमान, अगर हम अपनी ऑडियंस को बताएं, बहुत सारे लोग इससे अवेयर नहीं होंगे कि एक्चुअली स्टेरॉइड्स हैं क्या, और ये जब आपकी बॉडी में दाखिल होते हैं व्हाट दे डू, ये क्या करते हैं? ये भी बहुत एक बड़ी अच्छी बात है अवेयरनेस के लिए कि लोगों को नहीं पता कि क्या है। केमिकल्स हैं डिफरेंट, उसकी पावर से एक प्रोडक्ट बनती है। मैं सिंपल शॉर्ट वर्ड्स में बताऊंगा, इनके डिफरेंट नेम्स हैं। वो क्या करते हैं कि हमारे अंदर एक कुदरत ने एक सिस्टम बनाया हुआ, हम खाते हैं लेकिन हमें नहीं पता कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारी किडनी को क्या चाहिए, लिवर को क्या चाहिए, स्टमक को क्या चाहिए। हम उसके बाद एक प्रोडक्ट अपने अंदर, एक मेडिसिन अपने अंदर एंटर करते हैं, ओरल फार्म में या किसी इंजेक्ट फार्म में हम एंटर करते हैं। हमारा कुदरती जो सिस्टम है वो टेम्परेरी ब्लॉक हो जाता है, उसके ऊपर एक पावर जनरेट होती है और वो केमिकल रिएक्शंस 2 वीक्स रहते हैं, 10 वीक्स रहते हैं, उसकी डिफरेंट ड्यूरेशन है। 6 वीक्स रहते हैं, 2 मंथ रहते हैं। उसके बाद जैसे वो सर्कल खत्म होगा, आपका जो नेचुरली सिस्टम है वो टोटली डैमेज होने के बराबर होगा, या हो रहा होता है या हो चुका होता है। तो ये समझ ले कि इतना रिएक्शंस है। हमने तो अपने अंदर इंसर्ट कर ली, हमने खा लिया, अंदर चली गई, हम खुद से तो नहीं ना अंदर देखते कि अंदर है क्या, प्रॉब्लम हो गई है। अब डॉक्टर बताता है कि बेटा आपको ये प्रॉब्लम अब हो चुकी है, अब आपका स्टमक जो है, हार्ट जो है, किडनी है, वो इतनी डोज अब अगर इससे ऊपर रिकमेंड की तो वो आप समझ ले कि खुद को खत्म करने वाले बराबर है। अच्छा रहमान, यहाँ पर ये बात करना बहुत ज़रूरी है बिफोर आई क्लोज माय सेगमेंट कि जब भी हम किसी जिम का रुख करते हैं या जहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर जो आपको ट्रेनर या जो कोई एक्सपर्ट मिलता है उसका क्वालिफाई होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल बहुत सारे लोगों का ये बिजनेस भी है और बहुत सारे लोग क्वालिफाइड नहीं है उस तरह से, और वो बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे मल्टीविटामिन्स को या ऐसी मेडिसिन्स को रिकमेंड कर रहे होते हैं जिससे हमें इवेंचुअली नुकसान भी उठाना पड़ता है।
तो अवेयरनेस के लिए कितना ज़रूरी है कि आप किसी एक अच्छे ट्रेनर के पास जाएं जो वाकई फिटनेस एक्सपर्ट हो और आपको सही चीज़ रिकमेंड करे? ये जांच पड़ताल करना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। बहुत 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 ज़रूरी है। मैं समझ ले कि जितना ऊंचा बोल के लोगों तक आवाज़ पहुंचाना चाहूँ इतना ज़रूरी है। नॉर्मली होता ये है कि मैंने लाहौर के डिफरेंट जिम्स वगैरह सारे देखे हैं, विजिट भी किया लोगों से, ऑनलाइन मेरी बात भी होती है, लोगों को गाइड भी मैं करता हूँ। अभी बात हो रही थी कि MBBS पेपर जस्ट पीस ऑफ पेपर है, जब तक आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। हर पर्सन एक डिफरेंट है। आप आते हो, मैं जाता हूँ, मेरा मूड, मेरा स्टेमिना डिफरेंट है, आपका डिफरेंट है। हम 80% सॉरी फॉर दिस 80% लाहौर में या डिफरेंट एरियाज में सेम फार्मूला सब पे अप्लाई किया जाता है। अब फॉर एग्जांपल मुझे आर्थराइटिस का इशू है, मेरे स्टमक में हीट हो जाती है, तो मुझे भी वही ट्रेनिंग करवाई जाती है जो एक यंग पर्सन को करवाई जाती है। मुझे हार्ट का इशू है, मुझे भी वही ट्रेनिंग करवाई जाती है, क्योंकि हम कोच हैं, हमें बस पता है कि बस इस फार्मूले को कर। अच्छा रहमान, बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं ऐसे जो कि मैंने पर्सनली भी अपनी सराउंडिंग्स में देखे हैं। मैं सेगमेंट को क्लोज करने की जाने बड़ी इस तरह के 40 डेज चैलेंज आपका हो गया, या जिम में जो हमारे जो ट्रेनर एक्सपर्ट होते हैं उनके क्वालिफाई ना होने की वजह से आपको लाइफ टाइम अपनी सेहत के हवाले से देखना पड़ सकता है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये मेक श्योर करना बहुत ज़रूरी है कि जो फूड सप्लीमेंट्स आप ले रहे हैं या जो मेडिसिन आपको रिकमेंड की जा रही हैं या जो एक्सरसाइज भी आपको करवाई जा रही है, क्या आर यू इन सेफ जोन, ये आपके लिए जाना बहुत ज़रूरी है। रहमान, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने हमें ज्वाइन किया। ब्रेक के जाने जनाब प्रोग्राम में बढ़ रहे हैं और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जनाब अनम शेख और वो अफजल किचन, स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब, और आपको खुशामदीद कहते हैं नियो पाकिस्तान के लास्ट सेगमेंट में। और ये देखें जनाब कितना खूबसूरत कलर आया है। अनम, ये क्या बनाया है हमने? आज हमने ये बेसिकली पोटैटो पॉपर्स बनाए हैं, जिसको आप फ्राई कर रही थी। हम देख रहे थे कि सही वो अपनी शेप में है। तो सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं। बताएंगे जरा, हम लोग तो सिर्फ फ्राइंग के लिए रख देते हैं। बिल्कुल रख दें। किसी भी शेप में डाल लें, किसी भी शेप में डाल लें, जो भी शेप आपको इजी लगती है। आप चाहें तो इनको हाथ से भी बना कर डाल सकते हैं, लेकिन ये पोटैटो पॉपर्स है ना, पॉपर्स की एज इन कोई शेप नहीं होती, तो आप उनको जैसे मर्जी डाल दें, तो कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हैं कि ज़रा थोड़ा खूबसूरत और थोड़ा और शशकों वाला, वो कहते हैं ना, प्लेटर लगे ज़रा, तो फिर आप ये है कि आप अपनी मर्जी की कोई भी इसको शेप दे सकते हैं। तो सिंपल इंग्रेडिएंट्स है नबीहा। इसके अंदर आलू जाएगा तकरीबन 1 kg मैंने लिए थे। ठीक है। हाफ मैंने पहले से ही बैटर बना के रख दिया था। हाफ मैंने रख लिए थे। उसमें एक एग जाएगा, उसमें मैदा जाएगा, चिकन क्यूब्स जाएंगी, नमक, काली मिर्चें, और इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्चें। ये ऑप्शनल है, कुटी हुई लाल मिर्चें, मतलब स्पाइसेस जो हैं आप अपने हिसाब से ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। ठीक है। ये हमने एक अमेज़ा, एक बॉल हमने तैयार करके पहले से रख चुके थे ताकि हमारी फ्राइंग ऑन टाइम हो जाए। और अभी हम हमारी ऑडियंस को जरा बताते हैं कि हमें, और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि जब भी आपने इनको इसमें डालना है तब आपने इनको हाथ नहीं लगाना, अभी नहीं टच थोड़ा सा सेट होने का टाइम देना है, क्योंकि आलू है, आप ज्यादा उसको हाथ लगाएंगे तो खराब निकलना शुरू हो जाएंगे। और बेसिकली इसमें अंडा और मैदा दोनों बाइंडिंग एजेंट है, तो वो जो है इसको बाइंड करके रखे। तो मैं आपको बना के बताती हूँ कि ये तकरीबन ½ kg आलू अब मेरे पास पड़े हैं। इसके अंदर मैंने एक अंडा गया, बिल्कुल 1 अंडा चला गया इसके अंदर। ठीक है। उसके बाद इसमें जाएगा सॉल्ट टू टेस्ट जाएगा, क्योंकि इसमें चिकन क्यूब भी जानी है, उसमें अच्छा खासा नमक का कंटेंट होता है, तो इसलिए आपने ये कोशिश करनी है कि इतना ज्यादा नमक नहीं डालना। ठीक है। इसमें जाएगी ये काली मिर्च, लाल मिर्च, हमारी दड़ा मिर्च होती है वो, और उसके बाद इसमें जाएंगी काली मिर्चें। ठीक है। टू टेस्ट। और इस पोजीशन के अंदर अगर आप चाहें तो चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, जिनके घर में क्यूब्स अवेलेबल नहीं है और चिकन पाउडर अवेलेबल है, वो इसको यूज कर सकते हैं। तो ये चली गई इसके अंदर ये क्यूब्स, और सबसे पहले अब इसको करेंगे मिक्स। उसके बाद हमें आइडिया होगा कि इसकी कितनी कंसिस्टेंसी बेसिकली हमें चाहिए, जिसमें हमने इसके अंदर मैदा ऐड करना है। ठीक है। तो जो मैंने पहले बैटर बनाया था उसमें मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून से 4 टेबलस्पून तक हिला सकते हैं। हाँ जी, हिला सकते हैं। 3 से 4 टेबलस्पून तक मैदा डाला था। ठीक है। इसमें हम जो है सिर्फ 2 टेबलस्पून मैदा ऐड करेंगे, क्योंकि बेसिकली सिर्फ हमें ये बाइंड ही करता है। अच्छा नबीहा, इसके अंदर जो बटर है वो भी आप ऐड कर सकते हैं, उससे क्या होता है कि बड़ा ही एक सॉफ्ट
टेक्सचर बनता है। ठीक है। अंदर से ये बड़े ही बटर कितना हम ऐड करेंगे तकरीबन? अगर किलो है आलू आपके पास तो 2 से 3 टेबलस्पून गुड इनफ है। ठीक है, 2 से 3। और अगर आप चाहें तो इसमें मोज़रेला चीज भी ऐड कर सकते हैं, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ओके। अच्छा, बच्चों को ये चीजें बड़ी पसंद आती हैं यूजली स्नैक्स के तौर पर। हम बच्चों को यूजली चिप्स और फ्राइज ही बनाकर खिलाते रहते हैं। और ये आप इसको जो है एयर फ्राई भी कर सकते हैं और बेक भी कर सकते हैं, और डीप फ्राई की तो ऑप्शन है आपके पास। मतलब तीनों ऑप्शन में आप इसको कर सकते हैं। और प्लस एक और बड़ा अच्छा इनको, वो आपने कभी शायद ट्राई किया हो पोटैटो ऑन टोस्ट, तो आप यही वाला बैटर जो है टोस्ट पे लगाकर उसको ये बड़ा अच्छा ब्रेकफास्ट बन सकता है। बिल्कुल। और आप उसको जो है डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। प्यारा सा खूबसूरत सा गोल्डन कलर अभी हमारे स्नैक्स का आ रहा है, आप देखें। अच्छा नबिया, मैं इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब जो है, लेवल ज्यादा भर के नहीं, मैं इसके अंदर जो है मैदा डाल दी। ओके। और आप ये देखें कि अगर आपके घर पे फॉर एग्जांपल कोई वो है, क्या कहते हैं, अचानक गेस्ट आ जाते हैं, अचानक गेस्ट आ जाते हैं। आलू हर किसी के घर में होते हैं। ये मेरा ख्याल है कि इसमें जितनी भी चीजें हैं वो सब कुछ आपके घर में अवेलेबल होता है। अच्छा, अगर हम इसमें सब्जी ऐड करेंगे तो पकौड़ा बन जाएगा। बिल्कुल पकौड़े वाला उसका। तो फिर हम वो नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन अगर कुछ लोग हैं जिनको सब्जी पसंद है, तो वो मेरा ख्याल है कि आप इसके अंदर के सिर्फ कॉर्न्स ऐड करें ना, तो कॉर्न्स बेहतर रहेंगे। अच्छा, ज्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। अदर देन अगर बाकी सब्जियां ऐड कर देंगे तो वो वही बात हो जाएगी। प्याज शिमला मिर्च ना करें, वो पकौड़ा बन जाएगा। वो पकौड़ा बन जाएगा। ओके, ठीक है जी। हमारा मेज़ा ऑलमोस्ट रेडी है। ये रेडी हो गया। अच्छा, सब्जी में अगर बात की जाए तो हम सब्जी कोई और ऐड कर सकते हैं, मशरूम कर सकते हैं, गाजर कर सकते हैं। हाँ, मशरूम उससे जरा रिच किससे लुक आ सकती है ज्यादा हमारा ये टेस्ट? मुझे ऐसे लगता है कि ये पर्सनली जो है अकेले अगर आप इनको ऐसे बनाएं तो ज्यादा बेहतर है। अदर देन इसके अंदर कोई वेजिटेबल, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको जरा ज्यादा खाने में वेजिटेबल्स अच्छी लगती हैं, तो वो फिर डाल लें अपनी मर्जी से। बंद गोभी डाल लें इसके अंदर, गाजर डाल लें और हरी मिर्ची डाल लें। उसके अलावा मैं प्याज का तो बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि प्याज जो है और आलू पानी का अपना पानी छोड़ता है। तो उस वजह से ये इस बैटर को आप फिर ज्यादा देर रख नहीं सकते। अच्छा, वैसे अगर हमने ये बना के रखा हो तो ये बैटर हम कितनी देर तक फ्रिज में रख सकते हैं? मेरा ख्याल है कि आप ये वाले बैटर को 2 से 3 दिन यूज कर सकते हैं। आराम से यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसमें पानी रिलीज कर। अच्छा, इसकी हम कबाब शिप करके बच्चों को बिल्कुल विद टोस्ट कर सकते हैं, विद चपाती कर सकते हैं, पराठा कर सकते हैं। सिंपल ये वाला बैटर अगर आपने इसी तरह बैटर आपने स्लाइस पे, मरीन ब्रेड पे, घर पे अनम दाल या कोई सब्जी ऐसी बनी होती है, बच्चे करेले भिंडी नहीं खाते शौक से, बिल्कुल, तो आपके पास ये बैटर मौजूद होगा, तो आप आराम से आपको पता है आजकल टोर्टिला ब्रेड या घर में रोटी भी है, तो उसके अंदर भी ये फिलिंग लगाकर आप उसको जो है चूल्हे पे बना सकती है। तो मतलब इस बैटर के साथ आपको वेरिएशन नेक्स्ट लेवल मिलती है, जबरदस्त। आप उसको रोटी के साथ भी कर सकते हैं, आप उसको ब्रेड के साथ भी कर सकते हैं। मतलब जो भी चीज आपको सही लगती है आप उसके साथ इसको जो है मैनेज कर सकते हैं। क्या बात है। हम इसको निकाल रहे हैं बाहर। कितना अच्छा सा कलर आया है हमारा, अच्छा पॉपर्स बनाया नबिया। मैंने कहा था ना मैं कितनी सुघड़ हूँ। कितनी, वाकई इसमें तो कोई शक नहीं। नबिया कैसे बना लेती हैं आप इतना? बस मैं जो भी काम करती हूँ बस वो बहुत ही कमाल करती हूँ। नहीं, ये अभी थोड़ी देर पहले मुझे कोई कह भी रहा था कि ये इतने अच्छे देखिएगा ये पॉपर्स बनेंगे। कोई क्या मतलब कह रहा था भाई, बताएं ना कौन कह रहा था? हमारे प्रोड्यूसर साहब है, मुझे कह रहे थे कि अभी देखिए नबिया के हाथ लग गए हैं इसको, और ये अब करोड़ों के हो गए। वाह 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 वाह, कितना दिल बहलाने को गालिब ख्याल और बात कितनी अच्छी है ना। अच्छा, और प्लस ना इसके साथ एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन मुझे याद आया कि जैसे कि हम रूह अफ़ज़ा के किचन में हैं, और अगर आप इसके साथ रूह अफ़ज़ा का हो ड्रिंक बनाएं, हम नहीं भूलती भाई, रूह अफ़ज़ा को फेवरेट ड्रिंक है हमारा। और आप उसके अंदर जैसे कि रिफ्रेशिंग कर लें, आप उसके अंदर लेमन ऐड कर लें, तो मलंगा ऐड कर लें जी, तो वो इसके साथ एक कंप्लीट बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। मुझे आवाजें आ रही हैं मेरी टीम की पीछे से, उनका बहुत दिल ललचा रहा है इस वक्त अनम। बिल्कुल, तो जो है, और आपको पता है कि जो रूह अफ़ज़ा है हमारा 100 ईयर लेगेसी के साथ है, और इसके अंदर जो है और फ्राइंग के साथ तो कोई ठंडी चीज होनी चाहिए। जनाब एक बार रेसिपी हम फाइनल जो है वो शेयर कर देते हैं हमारी ऑडियंस के साथ। सिंपल नबिया, इसके अंदर जो है पोटैटोज लिए तो तकरीबन 1 kg के करीब, उसको अच्छे तरीके से मैश कर लिया, थोड़े से बीच में चंकी रखे थे ताकि आपको आलू का अच्छा सा एक फ्लेवर है। उसके बाद इसमें सॉल्ट किया, इसमें ब्लैक पेपर है, इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें हैं,
चिकन क्यूब है, इसके अंदर अंडे हैं, 2 से 3 अदद अंडे हैं इसके अंदर, और मैदा है 3 से 4 टेबलस्पून। सिंपल आपने इसको मिक्स करना है और इस तरह से फॉर्म में बिल्कुल। और हम इसको और टेस्ट करते हैं, सर्व करेंगे चिली गार्लिक सॉस। बिल्कुल अनम आप टेस्ट करें और हम जरा क्लोजिंग की जाने अच्छा, बढ़ते हैं। हम मैं भी करूंगी टेस्ट, आप भी करेंगी। अच्छा, जरा लेते हैं हम। और नाज़रीन आपने जरूर ट्राई करना है घर पे रेसिपी, और फिर फीडबैक आपने हमें लास्ट में शेयर करना है कि कैसा बना। इसके साथ ही हम जब तक हम और फ्राइंग करते हैं और जरा टेस्ट करते हैं, आप अपना जनाब बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल होगी आपसे मुलाकात विद सम न्यू रेसिपी एंड न्यू ब्रांड न्यू प्रोग्राम। जनाब अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। Pakistan